हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबको ऑनलाइन क्लासेस शांति हरिसुधन चांद ऑनलाइन क्लासेस में। तो बाबू आज हम लोग को पढ़ना है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। पढ़े थे अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर F बराबर R/2। कल हम लोग ये वाला क्लास ये पढ़े थे अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2 है। यही हम लोग कल पढ़े थे। तो आज क्या पढ़ना है हम लोग को? अवतल ना पढ़ के उत्तल के बारे में जानना है, उत्तल के बारे में। ठीक है, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या F बराबर 2F। यही हम लोग को आज पढ़ना है। चलिए उसके लिए हम लोग को ये जो प्रूफ करना है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उत्तल दर्पण का चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चित्र बनाया जाए। ये रहा उत्तल उत्तल दर्पण। इस पर एक सीधी लाइन खींचा जाएगा। सीधी लाइन इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। यहाँ पे आएगा पोल यानी ध्रुव। पी से लिखेंगे। इस जो ये दर्पण है इसको हम लोग नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? एम डैश। ठीक है, एम डैश। तो दर्पण का नाम हो गया। ये हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पे बाबू क्या देंगे? ये हो गया एफ यानी फोकस और ये हो गया सी यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता के अंदर। ठीक है, ऊपर देखिए, अगर एक सीधी अनंत से आती हुई किरणें दर्पण पर टकराएगी तो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन होगी, परावर्तित होगी। तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ये डॉट डॉट करके दर्पण से पीछे है तो डॉट डॉट करके कहाँ से कटेगा? ये हो जाएगा एफ से और ये परावर्तित होगा, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों के बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या हो जाएगा? अभिलंब होगा, अभिलंब होगा। समझ में आया? फिगर समझ में आया? देखिए ये क्या है? आपतित किरण है, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें? ये बीच में क्या हो जाएगा? ये बीच में होगा आपको अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। ठीक ना? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और बीच में क्या है? अभिलंब है। और दर्पण के जब पीछे रहेगा तो ये टूटी लाइन से दर्शाता है। तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा? ये आपतित किरण है वो एफ पे जाके मिलेगा और जो परावर्तित है उस जाके कहाँ पे मिलेगा? वक्रता केंद्र पर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये दो कोण बन रहा है, दो कोण बन रहा है। ये क्या है? पहला कोण हो गया, मान लीजिए पहला कोण, कोण एक, ये हो गया कोण दो। ठीक है, ये हो गया पहला कोण, ये हो गया दूसरा कोण। समझ में आया? तो ये दोनों कोण जो होगा वो क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। एक दूसरे के बराबर होगा क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होता है आपस में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस फिगर के बारे में लिखेंगे। पहले इस फिगर के बारे में जो जो ये फिगर में दिखाया जा रहा है वो हम लोग को लिखना है। तो लिखेंगे माना कि उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण एम एम डैश है। माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है। एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, समझ में आया? माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? पी है, जिसका ध्रुव पी है।
ध्रुव P है और वक्रता केंद्र क्या है, C है, और क्या है, फोकस क्या है, F है। तो पहले लिखेंगे अनंत से आती हुई आपतित किरण, ठीक है, आपतित, इसका नाम रखिए, पहले इसको रखिए B और A, है ना। ए भी एक आपतित किरण है, ए बी या फिर बी ए, एक आपतित किरण है, आपतित किरण है जो कि दर्पण से टकराने के बाद टकराने के बाद टकराने के बाद एफ से होकर एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है, एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, समझ में आया। ध्यान दीजिए, ये एक मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समानांतर ए बी एक किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रही है, एफ से टकराती गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, कहां से, एफ से गुजरती हुई। ओके, चलिए लिखा जाएगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। समझ में आया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जो ये चित्र में दिख रहा है वो हम लोग को क्या करना है, लिख देना है, उसके बाद अब इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए क्या लिखा जाएगा, क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। चलिए यहाँ तक लोग हम लोग लिख लिए। सबसे पहले देखिए फिगर में जो जो है वो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, परमाण, लिखा जाएगा परमाण। परमाण, परमाण में क्या लिखा जाएगा, परमाण में ध्यान दीजिए, ये कोण एक जो है कोण दो के बराबर होगा, किस नियम से, तो परावर्तित के नियम से। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, तो लिखेंगे कोण एक बराबर क्या होगा, कोण दो, किस नियम से, तो परावर्तन के नियम से। परावर्तित के नियम से ये क्या हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा, ठीक है, इस क्या हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। चलिए ये समीकरण एक निकल के आया। अब समीकरण दो के लिए क्या होगा, समीकरण दो के लिए क्या लिखेंगे, तो समीकरण ये हो गया आपका, ये एक दो, और एक यहाँ पे कोण हो गया, ये हो गया तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा, ये कोण क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए, ये कोण एक जो है कोण तीन के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो कोण है, एक लाइन खींचा जा रहा है, ये दो समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा के बीच में एक लाइन जो है खींची जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा, क्यों होगा, समूह कोण से बराबर होगा, ठीक है। किस कोण से होगा, तो समूह कोण से बराबर होगा। अगर ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ध्यान दीजिए, देखिए ये लाइन जो है इसका ये समानांतर है, अगर आगे हम लाइन खींच रहे हैं तो ये समझाने के लिए दिखा रहे हैं, देखिए लाइन खींचे तो क्या हो गया, इसका समानांतर हो गया, और इसका एक लाइन यहाँ पे तिर्यक रेखा काट रही है, तिरछा एक रेखा काट रही है, तो ये वाला रेखा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, समझ में आया। चलिए तो क्या लिखेंगे, कोण एक बराबर कोण तीन, कोण एक बराबर कोण तीन, किस नियम से, समूह समूह कोण से,
किस नियम से बाबू? सम्मुख कोण से, यानी संगत कोण से। क्या लिख सकते हैं इसको? संगत कोण से। सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे बाबू? सम्मुख कोण से। कोण एक बराबर कोण 3 होगा, किस नियम से? तो बाबू सम्मुख कोण से बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये बायां पक्ष बराबर है तो क्या होगा? दायां पक्ष भी बराबर होगा। इसको समीकरण 2 लिखिए। ठीक है, समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से। तो जब 1 और 2 से देखेंगे तो देखिए, ये जो बायां पक्ष है वो बराबर है तो क्या है? दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3 हो जाएगा। जब कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया, ध्यान दीजिए आप, कि कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया, ठीक ना? कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया, तो कोण 1 बराबर या कोण 4 नहीं हो सकता है। किस नियम से? तो संगत कोण के नियम से। किस नियम से? तो संगत कोण के नियम से। कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 4 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 4 सं संगत कोण से नियम। संगत कोण के नियम से। संगत कोण से या फिर संगत कोण के नियम से, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा? कोण, ये समीकरण चौथा हो जाएगा। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ये क्या है? समीकरण 3 है। यहाँ पे निकल के आया समीकरण 3। ये क्या हो जाएगा? ये समीकरण 3 है। अब ये क्या निकल के आया? समीकरण 4 निकल के आया। तब किस में देखेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 3 और 4 में। समीकरण 3 और 4 में। जब समीकरण 3 और 4 में ध्यान दीजिए कि ये जो इधर वाला पक्ष है, कोण 1 बराबर है तो क्या हो जाएगा? कोण 3 और कोण 4 दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से। इसको छोटा करना। समीकरण 3 और 4 में क्या है? समीकरण 3 में क्या है? कोण 1 बराबर कोण 3 है, और समीकरण 4 में क्या है? कोण 1 बराबर कोण 4 है। तो जब इधर वाला बायां पक्ष जब बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 4। कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 4 हो जाएगा। जब कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, जब ये कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, जब ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन गया। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला कोण, ये वाला जब कोण बराबर हो गया, ये वाला कोण बराबर हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? इसके ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ये वाला आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये इसके सामने के यहाँ पे ये वाला जो होगा आधार बन जाएगा। ठीक ना? ये वाला कोण क्या हो जाएगा? आधार बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे रहे ना ए एफ सी, या फिर ए सी एफ में। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए सी एफ या फिर ए एफ सी में। ठीक, चलिए क्या लिखा है? त्रिभुज ए एफ सी में। ए एफ सी में, ए एफ सी में ध्यान दीजिए कि कोण सी क्या है? कोण, यहाँ पे देखिए कोण 3 बराबर क्या है? कोण 4 है। लिखा जाएगा, चूंकि कोण 3 बराबर
कुल 4 है, ठीक है, कुल 3 बराबर कुल 4 है, इसलिए 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 ध्यान ध्यान दीजिए, कुल 3 के सामने क्या होगा, ये सी एफ हो जाएगा, सी एफ होगा इसका आधार, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सी एफ, यहाँ पे 3 की जगह क्या लिखा जाएगा सी एफ, बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 के बगल में क्या लिखा जाएगा, कोण 4 के बगल में, ठीक है, कोण 4 है तो इसका जो सामने वाला क्या होगा ए एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए एफ होगा, आधार हो जाएगा। चलिए ए एफ, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण 5 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण कितना होगा, समीकरण ये 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, कल हम समझाए थे कि ये जो वाला, ये जो उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इसका जो ये P है वो A के सामने है, इसको समझाने के लिए इसको क्या किया गया है, फैलाया गया है, इसको समझाने के लिए फैलाया गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग चौपुटा करें, इसको इसको इस तरह से करें तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये P पर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बाबू, P पर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि द्वारा दर्पण का द्वारा छोटा हो, ठीक, चूंकि दर्पण का द्वारा छोटा हो, चूंकि दर्पण का द्वारा छोटा हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब द्वारक जब छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर ये पी एफ हो जाएगी, ये दोनों आके आपस में सट जाएगा, ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, एफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। चलो एफ बराबर पी एफ क्या हो जाएगा बाबू, एफ बराबर पी एफ, ये समीकरण क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा, समीकरण क्या लिखेंगे इसको, छठा, ध्यान दीजिए ये समीकरण छठा हो गया, तो समीकरण जो पांचवा है वो समीकरण छठा से लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 5 और 6 में, 5 और 6 में, समीकरण 5 और 6 में, समीकरण 5 और 6 में देखेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिए ए एफ, और ये भी क्या है ए एफ, जब ए एफ बराबर सी एफ है और ए एफ बराबर पी एफ, एफ बराबर पी एफ है तो क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, जब एफ बराबर ये पी एफ है और एफ बराबर सी एफ है तो सी एफ और पी एफ जो हो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, सी एफ और पी एफ क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, सी एफ और पी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ और पी एफ एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जब एफ और पी एफ, यहाँ देखिए ये पीसी है, पीसी है, एफ और पीएफ, जब एफ है ये एफ है और ये पीएफ है, ठीक है, एफ बराबर क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी एफ बराबर पीएफ है, सी एफ बराबर पीएफ है, जब सी एफ बराबर क्या है पीएफ, सी एफ, सी एफ बराबर पीएफ है, तो जब सी एफ को जोड़ेंगे, जब सी एफ और पीएफ को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, पीसी निकल के आ जाएगा, पीसी निकल के आ जाएगा, जब सी एफ और पीएफ को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पीसी निकल के आ जाएगा। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, पीसी बराबर सी एफ प्लस पीएफ, सी एफ प्लस पीएफ, पीसी बराबर सी एफ प्लस सी एफ प्लस सी एफ प्लस पीएफ, ठीक है, सी एफ प्लस पीएफ, पीसी बराबर सी एफ प्लस पीएफ, ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए ये सी एफ प्लस पीएफ है, ठीक है, ये सी एफ पीसी के सामने क्या लिख सकते हैं, पीसी के सामने क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं,
पीसी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये पीएफ है और ये सीएफ, सीएफ का क्या लिख सकते हैं हम, सीएफ के बराबर ये सीएफ है, सीएफ है यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक के मान को हम लोग क्या ये एफ है और यहाँ से यहाँ टोटल को क्या लिखते हैं हम, आर लिखते हैं ना। तो ये पीसी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पीसी है, यहाँ देखिए ये सीएफ है और पीएफ है, सीएफ और पीएफ है। तो ध्यान दीजिए ये सीएफ के बदले में हम लोग पीएफ लिख सकते हैं, सीएफ के बदले में हम लोग क्या पीएफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीएफ। यहाँ पे देखिए ये सीएफ के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीएफ, पीएफ ये लिख सकते हैं ना, लिखेंगे पीसी बराबर सीएफ की जगह पर पीएफ प्लस पीएफ। ठीक है, पीएफ प्लस पीएफ, तो पीसी बराबर क्या होगा, आर हो जाएगा, पीसी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के मान को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, आर लिखते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक के मान को क्या लिखेंगे, आर। ठीक है, इसको आर लिखेंगे बराबर ये पीएफ प्लस पीएफ यानी 2pf, 2pf क्या हो जाएगा, 2pf, 2pf। जब 2pf है तो pf का बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक p है और f है, तो pf के बदले में क्या लिखते हैं, f यहाँ से यहाँ तक के मान को क्या बोलते हैं, f यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f r बराबर 2f। यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था ना कि r बराबर 2f, अब r बराबर 2f सिद्ध करना था। तो इसी को अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये गुणन है, इसको भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2 बराबर f। ये दोनों सिद्ध करना था, ये दोनों सिद्ध करना था, तो हो गया सिद्ध, r f बराबर r/2 और f r बराबर 2f लिखा गया, प्रूव, प्रूव यानी प्रमाण करती हैं, दिखा दिए हम लोग, प्रूफ कर दिए। तो एक बार फिर से समझिए, ठीक है, एक बार फिर से हम समझाते हैं कि सबसे पहले एक दर्पण बनाया जाएगा, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण बनाया जाएगा। उत्तल दर्पण बनाने के लिए एक मुख अक्ष के समानांतर एक किरण को दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद परावर्तित होगा, परावर्तित होने के बाद ये एफ से होगा गुजरेगा, एफ से होकर गुजरेगा, गुजरते हुए प्रतीत होगा, क्यों, क्योंकि ये दर्पण के पीछे है। ठीक, चलिए ये कोण 1 हो गया, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, कोण 3, ये कोण 4 है। तो जो दर्पण में जो है, जो चित्र में दिखाया गया है, उसको पहले उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, फिर क्या होगा, उसके बाद लिखा जाएगा प्रमाण, प्रमाण के बाद कोण 1 बराबर कोण 2 होगा वो परिवर्तित के नियम से, कोण 2 1 बराबर कोण 3 होगा वो किस नियम से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो समीकरण 1 और 2 जो लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 और 2 जो है वो समीकरण 1 और 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये बायां पक्ष बराबर है तो क्या हो जाएगा, दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखेंगे, इसको समीकरण हम लोग 4 करेंगे, ये समीकरण 3 हो जाएगा। तो जब समीकरण 3 और 4 से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कोण 1 और कोण यानी बायां पक्ष बराबर है, तो फिर इसका भी क्या होगा, दायां पक्ष बराबर होगा, दायां पक्ष बराबर तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। जब कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, देखिए इसके बराबर जब ये होता है, ये क्या हुआ, एक त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। जब एक त्रिभुज दिखेगा तो ए त्रिभुज AFC में देखेंगे कि जब ये दोनों बराबर है तो कोण 3 के बराबर जो है तो उसको CF बराबर AF लिख सकते हैं, तो ये समीकरण 5 हो जाएगा। जब चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, ये जो दर्पण है इसका ये क्या है, द्वारक है। जब ये द्वारक समझाने के लिए यहाँ पे इसको फैलाया गया, इसको जब बंद किया जाएगा, चौकटा किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों A और F दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, जब द्वारक छोटा हो तो AF बराबर क्या हो जाएगा, PF होगा। तो समीकरण 5वां और
छठा से देखेंगे, इसको समीकरण छठा बना लेंगे तो सी ए बराबर पी एफ हो जाएगा। तो पीसी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, पीसी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ यानी 2 पी एफ। ठीक है, तो आर बराबर ये पीसी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बराबर 2 पी एफ। तो ये ध्यान दीजिए कि आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी एफ की जगह पे हम लोग एफ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, पीएफ की जगह पे एफ लिखेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। और पीसी के बदले हम आर क्यों लिखे हैं, पीसी के बदले आर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक को मान को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पे लिखा जाएगा आर बराबर 2f। ठीक, आर बराबर 2f। अब ये गुना में है, ये गुना में है तो इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 2, आर आर बटा 2f हो जाएगा। आर बटा 2f बराबर बराबर क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, आर बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था, यही प्रमाण करना था। तो चलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रमाण सीखे। अब क्या सीखना है बाबू हम लोग को, अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है दर्पण सूत्र। क्या है, दर्पण सूत्र। ध्यान दीजिए, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, दर्पण सूत्र के बारे में। क्या पढ़ना है, दर्पण सूत्र के बारे में। तो दर्पण सूत्र ध्यान दीजिए बाबू, 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है, एफ बटा 1/f, 1/f होता है। तो ये भी जो है बाबू ये वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी। और u जो है, u क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और ये f जो क्या है, वो क्या है, फोकस है। f क्या है, फोकस है। यानी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस की दूरी को, फोकस को आपस में संबंध जोड़ता है, आपस में संबंध जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। समझ में आया, समझ में आया, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो जो वस्तु, वस्तु की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस को आपस में संबंध बनाता हो, उसे क्या बोलते हैं बाबू, दर्पण सूत्र बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। आज इसी को हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है, इसको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है सर, प्रूफ करना है। ये एग्जाम जो है ना, एग्जाम में बाबू, एग्जाम में पूछता है 6 नंबर का, हर एक साल एग्जाम में पूछ ही देता है। चाहे ये दर्पण सूत्र से पूछे या फिर उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण से पूछे या फिर ये अवतल दर्पण से पूछे। ठीक है, कि F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F, इसके बारे में बाबू पूछता है। हर एक साल पूछना ही पूछना है, इसको एक ना एक जरूर पूछ देता है। तो ये 6 नंबर जो होता है वो फिक्स होता है। समझ में आया, चलिए इसको प्रूव करके दिखा जाए। क्वेश्चन क्या है बाबू, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि, अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होगा, 1/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/f। हम लोग को इसी को सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को बनाएंगे। क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे। फिगर कैसे बनेगा बाबू, फिगर क्या बनेगा,
सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। चलिए, ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। एक मुख अक्ष खींचेंगे, मुख अक्ष यानी प्रधान अक्ष। क्या खींचेंगे बाबू, प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, पोल यानी ध्रुव बोलते हैं, पोल यानी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, और यहाँ किधर हो जाएगी, ये हो जाएगा सी, सी हो जाएगा यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। जब दर्पण से, जब दर्पण से, ध्यान दीजिए, ये प्रधान जो अक्ष है, इसके समानांतर जब किरण जाएगा, जब समानांतर किरण भेजा जाएगा दर्पण पे, हम लोग पहले ही किरण आरेख में पढ़े थे कि जब वस्तु जो होता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये पहले हम लोग किरण आरेख में पढ़े हैं। तो यहाँ पे किरण आलेख और चिन्ह परिपाटी, इनका जरूरत पड़ेगा। तो चिन्ह परिपाटी आप लोग को समझ में आया, पिछले क्लास में पढ़ा है, जाके देखिए पढ़िए। ठीक है, तो आपको ये सबसे अच्छा तरीका से समझ में आएगा, समझे ना, कैसे समझ में आएगा, बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू, यहाँ पे एक लाइन खींचा जाएगा, देखिए, और ये क्या हो जाएगा, ये परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, एफ से होकर गुजरेगा। ये आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। वस्तु कहाँ है बाबू, वस्तु जो है वो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में है, सॉरी, अनंत और सी के बीच में है, अनंत और सी के बीच में वस्तु कहाँ है, अनंत और सी के बीच में है। चलिए, जब अनंत और सी गए तो ये वस्तु से दूसरा किरण आरेख भी खींचेंगे। जब दूसरा किरण आरेख खींचेंगे तो कहाँ से होगा बाबू, कहाँ से होगा, ये वस्तु से होकर कहाँ से गुजरेगा, सी से होकर गुजरेगा। ठीक ना, सी से होकर गुजरेगा यहाँ, सी से होकर गुजरेगा। तो ध्यान दीजिए, ये वस्तु कहाँ पे बना है, प्रतिबिंब का जो बना है वस्तु कहाँ पे बना है, यहाँ पर बनेगा। वस्तु कहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, वस्तु जब इधर है, वस्तु जब अनंत और सी पर है, वस्तु जब अनंत और सी के बीच में है, तो यह का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ पे बनेगा। किरण आरेख जब पढ़े तो हम लोग को पता है, जानकारी है। ठीक, चलिए, इसका नाम रखिए बाबू, वस्तु का नाम रखिए। तो वस्तु का क्या नाम रखिए, इसका नाम रखिए ए, इससे बी। वस्तु का क्या नाम है, ए और बी। उसी तरीके ये जो प्रतिबिंब है, इसका क्या नाम रखेंगे, ए डैश, इसको क्या हो जाएगा, बी डैश, ए डैश बी डैश। यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इसको नाम रख दीजिए, क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, इसको क्या नाम रखिएगा, एस। ध्यान दीजिए बाबू, ये दर्पण का नाम क्या है, एम, एम डैश है, एम डैश है। ये ए और बी है, यहाँ पे क्या नाम रख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एन नाम रख, ठीक है, एक एन नाम रख लिए। ध्यान दीजिए, ए भी क्या है, वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, और यहाँ सी है, वक्रता केंद्र, एफ है, फोकस, और एक अभिलंब डाला गया, लंब डाला गया, तो क्या है, ऐसे इसका नाम क्या रखा गया, एन रखा गया है। समझ में आया बाबू, समझ में आया। चलिए, अब जो फिगर में दिया गया है, जो चित्र में दिया गया है, उसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, जो चित्र में दिया गया है उसके बारे में लिखेंगे। तो लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, तो माना कि एम और एम डैश क्या है, अवतल दर्पण है, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण है। ठीक है,
एम और एम डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? पी है, जिसका ध्रुव पी है और फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है? एफ है और फोकस दूरी एफ है। ठीक, ध्यान दीजिए बाबू, वक्रता केंद्र जो क्या है, ध्रुव जो है पी है और वक्रता केंद्र क्या है? सी है। वक्रता केंद्र सी है, जो कि बीच में क्या रखा गया है? अनंत और सी के बीच में क्या रखा गया है? वस्तु को रखा गया है, जो कि अनंत और सी के बीच में क्या रखा गया है? वस्तु को रखा गया है। ठीक ना? तो क्या लिखा जाएगा? ध्रुव पी है, जो केंद्र सी है, वक्रता केंद्र क्या है? सी है, जिसका ध्रुव पी है, जो यहाँ पे लिखे, जो वक्रता केंद्र क्या है? सी है, या फिर जिसका वक्रता केंद्र सी है, जिसका वक्रता केंद्र सी है, सी है और सी और एफ के बीच में क्या रखा गया? वस्तु को रखा गया। सी है, सी और एफ, सॉरी, अनंत और सी के बीच वस्तु को रखा गया है। क्या रखा गया है? वस्तु को रखा गया है। सी, अनंत और सी के बीच में क्या रखा गया है? वस्तु को रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी और एफ के बीच बना है। वस्तु को रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी और एफ के बीच बना है। सी और एफ के बीच बना है। सी और एफ के बीच में बना है। कहाँ पे बना है बाबू प्रतिबिंब? सी और एफ के बीच में बना है। सी और एफ के बीच में बना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बाबू? जैसा कि चित्र में दिखाया गया। जैसा कि चित्र में दिखाया गया। समझ में आए बाबू? देखिए, जो जो चीज चित्र में लिखा गया होगा वही को हम लोग क्या लिख देना है? लिख देना है। उसके बाद अब क्या करना है? लिखना है प्रमाण। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बाबू, एक फिगर यहाँ पे बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। ये वाला क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक, दूसरा त्रिभुज कहाँ बन रहा है? एक यहाँ पे बन रहा है। तीसरा त्रिभुज यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है? तीसरा त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। चौथा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। दिख रहा है? चौथा त्रिभुज कौन सा है? ये वाला बन रहा है। तो इन्हीं चौथा त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे? सर्वांशम करेंगे। सर्वांशम करेंगे तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले ए वाला और ए वाला त्रिभुज को देखेंगे। पहले ए बी सी को, और क्या, ए डैश बी डैश सी को त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, ए डैश बी डैश त्रिभुज में देखेंगे। चलिए लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज किस में? ए बी सी में। किसमें बाबू? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसमें बाबू? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, त्रिभुज किसमें बाबू? ए डैश बी डैश सी में। ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें त्रिभुज। यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे क्या, कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना रहा है बाबू? 90 डिग्री का।
और यहाँ पे भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जहां पे लंब डाला गया वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ में आ रहा है बाबू। तो कोण एक, मान लीजिए इसको कोण एक बोल दें, ठीक है। ये हो जाएगा कोण दो, ठीक है। तो कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण दो हो जाएगा। दोनों कोण में क्या क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा। किस नियम से, तो समकोण के नियम से। चलिए, कोण एक बराबर कोण दो, किससे, समकोण से। समकोण से, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये समीकरण एक हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो कोण एक और कोण दो हो गया। 21 नियम से ये जो लंबवत 90 डिग्री है, उस कोण से हम लोग क्या किए हैं, क्या किए हैं बाबू, समकोण के नियम से हम लोग बराबर किए हैं। कोण एक बराबर कोण दो किए हैं, ठीक है। तो उसी तरीका से कोण तीन और कोण चार करेंगे, कोण तीन और कोण चार करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये कोण कौन सा है, ये कोण कौन सा है, तीन है। और ये कोण कौन सा है, कोण चार है, ठीक है। एक तीन है कोण, ये तीन है और क्या है, ये चार है। तो कोण तीन बराबर कोण चार होगा। किस नियम से, समकोण कोण के नियम से। पहले ही आप लोग को बताया है कि अगर दो समानांतर रेखा है, समानांतर एक रेखा है, इसको काट रही है, तो ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा। किस नियम से, समकोण के नियम से, ठीक है, समकोण के नियम से। चलो, तो क्या लिखेंगे, कोण तीन बराबर क्या हो जाएगा, कोण चार। कोण तीन बराबर क्या होगा, कोण चार। किस नियम से, तो समकोण के नियम से। सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा बाबू, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक। चलिए आगे बढ़, आगे बढ़ा जाए बाबू। एक बराबर दो हो गया, कोण कोण एक बराबर कोण दो है, तो एक कोण तीन बराबर क्या हो जाएगा, कोण चार हो जाएगा। किस नियम से, सम्मुख कोण के नियम से। जब दो कोण आपस में बराबर हो गया, जब दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एबीसी दोनों कोण क्या हो जाएगा, आपस में सम आपस में क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा बाबू, सर्वांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, जब एक कोण है और ये कोण, कोण तीन बराबर कोण चार है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, सम्मुख कोण हो जाएगा। सम्मुख सम्मुख कोण हो जाएगा, ये सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा, तो ये वाला जो त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज क्या है, वो दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। चलिए, तो क्या लिखा जाएगा बाबू, त्रिभुज एबीसी, एबीसी और क्या, इसमें सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है, तो उसका जो अनुपात होता है, उसका भुजा जो होता है, वो क्या हो जाता है, बराबर होता है। क्या होता है बाबू, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, लंब बराबर लंब बराबर, लंब बराबर आधार हो जाएगा। लंब बराबर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब बराबर आधार हो जाएगा, लंब बटा लंब बटा लंब बराबर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब कब होगा, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। तब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा, तो क्या हो जाएगा, ये
उसका लंब जो है उसके आधार के बराबर हो जाएगा। दोनों त्रिभुज का संगत भुजाएं जब आपस में संगत भुजाएं का अनुपात जब बराबर होता है तो क्या हो जाता है, लंब बराबर आधार हो जाता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू, आगे बढ़ा जाए। अब चलिए अब सेकंड वाले पे चलिए। अब ये दोनों तो सर्वांगसम हो गया। अब देखिए अब ये वाले और ये वाले त्रिभुज में देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, ये वाले और ये थर्ड वाले और फोर्थ वाले त्रिभुज में हम लोग देखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, एन एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ और एन एफ एस या फिर एन एस एफ लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे बाबू, ये नहीं लिखेंगे बाबू। चलिए लिखेंगे अब त्रिभुज, त्रिभुज एन एफ, देखिए आप ध्यान दीजिए, एन एफ एस, ठीक है, एन एफ एस, त्रिभुज एन एफ एस, त्रिभुज एन एफ एस और त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज एन एफ एस, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। समझ में आया? अब इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, आपस में सर्वांगसम करेंगे। आपस में क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलो ध्यान दीजिए, ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला जो कोण है, ये मान लीजिए कोण 5, 5 कीजिए इसको, कोण 6 कीजिए, ये कोण 5 है और कोण 6, ये दोनों क्या है, लंबवत है। तो इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री मान होगा। 90 डिग्री मान होगा ना, जब 90 डिग्री मान होगा तो ये किस नियम से हो जाएगा, किस नियम से 90 डिग्री मान होगा, समकोण नियम से। समकोण के नियम से 90 डिग्री मान होगा। तो क्या लिखेंगे आप, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6 क्या हो जाएगा, समकोण नियम से। क्या लिखेंगे, समकोण, समकोण से, ठीक है, क्या हो जाएगा, समकोण से। समकोण से क्या होगा, ये 5 और कोण 5 और कोण 6 बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोण 5 और कोण 6 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा बाबू, बराबर होगा। मान लीजिए एक कोण 6, फिर ये कोण 7 हो गया, ये कोण 8 हो गया, ये कोण 7 और एक कोण 8 हो जाएगा। तो इस दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर होगा किस नियम से, समूह कोण से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण 7 बराबर कोण 8, कोण 7 बराबर कोण 8, कोण 7 बराबर कोण 8 बराबर होगा किस नियम से, समूह कोण के नियम से। समूह कोण से, ठीक है। जब ये दोनों कोण कोण जो है वो बराबर हो गया, जब दो कोण बराबर हो गया आपस में, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ये त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ और एन एफ एस जो है वो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। चलो क्या लिखेंगे, और त्रिभुज एन एफ एस, सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। समझ में आए, दोनों कोण हम लोग दोनों त्रिभुज हम लोग को आपस में सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो क्या हो जाएगा, जब दोनों त्रिभुज जब आपस में सर्वांगसम हो गया तो क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब बटा लंब बटा लंब बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा आधार। क्यों होगा, जब आपस में जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है तो उसकी संगत भुजाएं क्या हो जाती है, उसकी संगत भुजाएं का अनुपात क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। आपस उसके संगत भुजाएं का अनुपात क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो चलिए ए बी
ध्यान दीजिए, ए बी, ये ए बी है और ए डैश बी डैश के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं हम जब बताए, जब ये दोनों बीच के दोनों त्रिभुज है, वो आपस में क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो उसकी भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। क्या होगी, बटा में थे, क्या से लिख सकते हैं, लंब बटा लंब, ये लंब दिख रहा है तो लंब बटा लंब लिख सकते हैं। तो ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, ए डैश ए बी बटा ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ए एफ ए सी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए सी है, तो इसी तरह का ए डैश सी हो जाएगा। आधार जो है ए एफ है, ए सी है, और इसका क्या हो जाएगा, ए डैश सी हो जाएगा, ए डैश सी हो जाएगा। चलिए, तो क्या जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बाबू, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, ए सी बटा ए डैश सी। ये समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण ये पहला हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण पहला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बाबू, ये समीकरण क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब दूसरे त्रिभुज में देखिए, देखिए ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये पहला त्रिभुज है, इस दूसरा त्रिभुज में देखिए ये क्या हो जाएगा, एन एफ एन एस हो जाएगा, एन एस बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, एन एस बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। फिर ये आधार जो है, देखिए यहाँ पे आधार जो है, तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश एफ, ए एस बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एन एफ एस। देखिए अब देखेंगे त्रिभुज एन एफ एस में, और क्या हो जाएगा बाबू, ए एन एफ एस में देखेंगे, उसके बाद क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और एफ में देखेंगे, ए डैश बी डैश एफ में देखेंगे, तो कोण 5 और कोण 6 बराबर था, कोण 5 और कोण 6 बराबर था, तो कोण 7 और कोण 8 क्या है, बराबर है। कोण 7 और कोण 8 क्या है, बराबर है। समझ में आया, कोण 7 और कोण 8 भी क्या है, बराबर है, तो सम्मुख कोण से बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण जो हो जाएगा आपस में सम्मुख हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी तरीका से लिखेंगे ना, यहाँ ध्यान दीजिए, जब एन एफ एस जो है, ये बड़ा सर्वांगसम है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, इस सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश बी डैश के है। तो इसका भी तो आधार लंब जो होगा वो बराबर होगा ना, इसका भी क्या होगा, बराबर होगा।